स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHIC 134 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, सर प्लीज BHIC 134 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो आपके डिमांड को देखते हुए मैं लाया हूँ और ये आपका टाइटल है भारत का इतिहास। 1707 से लेकर 1950 तक का ये इतिहास है भारत का। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो भी रहेंगे इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्या है भाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। और स्टूडेंट्स, आप में से कोई ऐसे हो जो कि आप मेरे चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन को दबा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को अंत तक देखना, कंटिन्यू समझना क्या मैं समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। देन आपको लास्ट में PDF क्या करना है, टेलीग्राम से डाउनलोड करना है और आप इजीली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पर आपको पता है ना, ये बुक का कवर पेज सबसे ऊपर वाला। ठीक है, तो इसी तरह का आपका है BHIC 134 भारत का इतिहास 1750। तो बुक को पूरा रिवाइज करते हुए मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन आंसर, तो ये आप लोग देखिएगा। और बहुत ही मेहनत से ये बनाया गया है BHIC 134। तो आपको पता है जैसा कि ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, आप एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, सो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिए कि आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं। मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच चुका है, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। तो ये प्राच्यवादी क्या होता है और ये उपयोगितावादी क्या होता है, जब ये नहीं जानेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा भाई इसके बारे में चर्चा कैसे करेंगे। प्राच्यवादी और उपयोगितावादी के मुख्य विचार। सबसे पहले देखिए, प्राच्यवाद के बाद जानते हैं ये प्राच्यवाद होता क्या है। देखिए, ये प्राच्यवाद एक विचार है स्टूडेंट्स। प्राच्यवाद क्या है? एक विचार है। देखिए कौन सा विचार, देखिए प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में पहली बार आया था। यह विचार 18वीं शताब्दी के बाद ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम आया। कब आया? 18वीं शताब्दी के बाद ये विचार आया। इन्होंने तर्क दिया कि भारत को अपने स्वयं के रीति रिवाजों और कानूनों के अनुसार शासित किया जाना चाहिए, और यह इसलिए ताकि भारतीय संस्कृति उनके रंग में ढल जाए। इसके लिए उन्होंने नैतिकता, धार्मिक मामलों, नियम और कानून, चिकित्सा, गणित और अन्य विषयों पर भारत के सभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। विलियम जोन्स ने इन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। 1781 में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया और फिर इसमें ही फारसी और अरबी सहित उनकी मूल भाषाओं में शिक्षा प्रदान करके प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये प्राच्यवाद क्या है। प्राच्यवाद तो ये है कि जब हम किसी देश में जाकर उनके संस्कृति को सीखते हैं, संस्कृति को समझते हैं, ताकि उन संस्कृति को समझने के बाद, सीखने के बाद हमारा लाभ हो सके, हम वहाँ पे व्यापार कर सकें, हम अपने कोई भी काम को वहां से आसानी से करके मार्केटिंग कर सकें और वो दूसरे अपने देश ट्रांसफर कर सकें। तो अपनी फायदा के लिए जब हम किसी देश में जाके उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को, उनके क्या कहते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, उनके रंग में ढलते हैं और उन्हें अपने रंग में ढालते हैं, तभी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्राच्यवाद। अब आपका आता है उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद क्या है, इसे भी समझिए। उपयोगितावाद भी एक प्रकार की जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया विचारधारा है। किसके द्वारा? जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया क्या विचार है। इनका मानना है कि सुख और दुख लोगों के कार्यों से जुड़े हैं। सुख और दुख लोगों के किससे जुड़े हुए? कार्यों से। वो अच्छा कार्य करेगा तो सुख, बुरा कार्य करेगा तो दुख। खुशी या आनंद या फिर गलत, अगर यह दुख या दर्द पैदा करती है तो न केवल कार्य करने वाले के लिए बल्कि इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ होता है। उपयोगितावाद से लाभ होता है। उपयोगितावाद की बात करें तो यह उपयोगिता की बात करें तो यह
इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करता है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए उपयुक्त है, क्या उनके लिए उपयुक्त है, क्या उनके लिए जरूरी है। अर्थात बात की पुष्टि करती है, अर्थात यह मैं इसे साफ बताऊं तो यह इस बात की पुष्टि करती है कि एक व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसे खुशी या आनंद अधिक से अधिक हो सके। ये है भैया उपयोगितावाद। ये दोनों क्या है, एक विचार है। प्राच्यवाद और उपयोगितावाद ये क्या है, दोनों विचार है। प्राच्यवाद में आपने क्या देखा कि किसी देश में जाके उनकी संस्कृति को सीखना, समझना, खुद अपनी संस्कृति के बारे में बताना, जानना, ये क्या है, प्राच्यवाद को बढ़ावा देना है। और उपयोगितावाद क्या है कि हम किसी भी ऐसा कार्य को करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। अंग्रेजों ने किस प्रकार इसका दमन किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का बात करूं तो उस समय ऐसी घटना हुई अंग्रेजों द्वारा जो होना नहीं चाहिए था। ये अपनी सोच से मैंने लिखा है, अपने माइंड से। उसने भारतवासियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि इन नीतियों के कारण भारत के बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। इसी वजह से जमींदार और बड़े किसानों की स्थिति बदतर हो गई। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। 1857 यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 10 मई 1857 ईस्वी को 57 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में हुआ। जल्द भारत के अन्य भागों में भी ये फैल गया, ये विद्रोह। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी, बेहतर हथियारों का इस्तेमाल किया, परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों का भी इस्तेमाल किया, फिर भी ये नहीं दबा सके। विद्रोह का दमन और शमन, इसे देखिए, जिन जिन स्थानों पर विद्रोह संगठित रूप में नहीं उभरा उन्हें आसानी से दबा दिया गया। पेशावर, सिंगापुर, कोल्हापुर, चिटागांव और मद्रास जैसे दूर दराज के इलाके में विद्रोह विद्रोह एक एक करके हुए और मुख्य धारा ने जुड़कर अलग अलग पड़े रहे। मुख्य धारा से जुड़कर अलग अलग पड़े रहे। इससे इन विद्रोहों को दबाने में आसानी हुई। जुलाई के आरंभ तक विद्रोह अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका था। अंग्रेज इसे दबाने की और प्रवृत्ति लगे थे। भारत की अंग्रेजी सरकार के आग्रह पर इस विद्रोह को दबाने के लिए 39,000 ट्रूप लंदन से रवाना किया गया। अब तो ट्रूप लंदन से रवाना किया गया और नवंबर 57 तक यह सेना हुगली तट पर पहुंच गई। आप लोग पढ़ लीजिए, ये बुक का पॉइंट यहाँ पर देखो, बुक का पॉइंट भी यहाँ पर दे दिया हूँ आप लोगों को। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में उल्लेखनीय है झांसी की रानी, जो आपको पता है भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी थी। अब देखो ये बहुत ही उदाहरण दिए। झांसी की रानी जो जून 1858 में लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छिप गए। आरा के कुंवर सिंह जिन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर को अपना रण क्षेत्र बनाया, मई 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। बेगम हजरत महल जो बाद में नेपाल भाग गई। अवध की सीमाओं और रोहिल खंड में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और अंतिम दम तक उसने लड़ाई की। उसकी मृत्यु जून 1858 में हुई। तात्या टोपे अपने मूल स्थान जमुना तट पर बसा कल्पी में हारकर जून 1857 में ग्वालियर पहुंचे और अक्टूबर में नर्मदा पार किया। 1859 में भी बंदी बनाकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये सब मतलब 1857 का विद्रोह में ये सब देखने को मिला। तो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट है, फर्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपके सामने है, सिख राज के उदय पर चर्चा कीजिए। तो समझिए ध्यान से, सिख राज का उदय 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई। सिखों में 10 गुरु हुए जिसमें सबसे पहला गुरु गुरु नानक थे। लेकिन प्रश्न के अनुसार हम सिखों के 10वें गुरु की चर्चा करेंगे। तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह
10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और उन्होंने आर्मी में क्या किया था? दाखिला लिया और फिर योद्धा बनने के सैन्य कौशल इन्होंने सीखा। गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है 1708 में, और जब इनकी हत्या हो जाती है इसके बाद इनका विश्वास पात्र एक सैनिक बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने। मतलब इनके जो विश्वास लायक पात्र थे, इनके समझ लो कि भक्त थे एक तरीके से, जो इन पर बहुत अटूट विश्वास करते थे। इन्होंने उनके लिए पूरा जान न्यौछावर कर दिया। ठीक है, ये कमांडर के रूप में इन्हें चुना गया, ये बने और अपने सैनिकों की मदद से सरहिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लेते हैं। उसके उन जगहों में सिख साम्राज्य की स्थापना करते हैं। भारत में उस समय के बाद सिखों के द्वारा ही पंजाब, लुधियाना, अम्बाला, पटियाला आदि राज्यों का क्या होता है? गठन होता है, उदय होता है। और उनके बाद सारा योगदान महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। उनके बाद सारा कार्यभार कौन संभालता है? रंजीत सिंह। सिख राज का उदय, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर रंजीत सिंह के बारे में देखने को मिल रहा है। पंजाब के राजनीतिक घटना चक्र में नया मोड़ रंजीत सिंह के उदय के साथ हुआ, जिस प्रक्रिया का प्रारंभ 18वीं सदी में सिख क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के साथ हुआ था। आप इसे बुक वाला पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर, या फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आपको सब पढ़ना है, आपको मैं आपको बोल रहा हूँ, उसे पढ़ना है सही से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरणों की चर्चा कीजिए, वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? उपनिवेशवाद, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। देखो, उपनिवेशवाद वो होता है स्टूडेंट जब कोई महाशक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों वाले जगह पर बसता है। ऐसे जगह पे बसता है जहां उनको प्रचुर मात्रा में संसाधन मिलता है प्रकृति का, और वहां से वो क्या करता है? लाभ कमाने के लिए व्यापार को उत्पन्न करता है, वहां पे व्यापार करना प्रारंभ करता है, वहां का संसाधन का प्रयोग करता है, व्यापार करता है, वहां के लोगों को डरा धमका कर कब्जा कर लेता है, और फिर उस जगह का सारा लाभ अपने देश भेजता है। ऐसी क्रिया को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 में हुई, जब मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी। उपनिवेशवाद के 3 चरण, पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो है 1757 से 1813 तक का माना जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857, वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से लेके 1947 तक माना जाता है। बाकी यहाँ पे आपको चरण लिखा हुआ है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट मेरे पास टाइम की कमी है, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपको आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोचिंग जाना पड़ता है मुझे, कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, ऑफलाइन कोचिंग है, तो भैया पढ़ाना पड़ता है मुझे। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो भी जितना हो सका मैंने किया आप लोगों के लिए। ये तृतीय चरण है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा रोक कर, या फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने लिखा है वो आपको बता दे रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव क्या है भाई, ये इसमें क्या विवाद है, ये देखिए। देखिए यह बात तब की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 72 प्रतिनिधि 1885 में बॉम्बे में मिले। कांग्रेस की स्थापना वहीं से हुआ था, ध्यान रखना, बॉम्बे से। बॉम्बे में मिले, इनमें इनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और रोमेश चंद्र दत्त भी शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की श्रेय गोपाल दास तेजपाल को जाता है, और ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार को संभाला था। पहले कांग्रेस का अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र, उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की ओर स्पष्ट केंद्रित था। उन्हें कुछ निम्नलिखित उल्लेख किया: देश के लोगों के बीच मित्रता तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना,
राष्ट्र एकता की भावना को संगठित करना। तीसरा पॉइंट, शिक्षित वर्गों द्वारा तत्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना। जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना। ठीक है। अब कांग्रेस की उत्पत्ति संबंधी विवाद यहाँ पर पढ़िए। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के इतिहास में अहम भूमिका निभाई, इसलिए यह स्वाभाविक था कि तत्कालीन और बाद के इतिहासकार इसकी स्थापना के कारण पर अपने विचार व्यक्त करें। सच तो है कि कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था। कई विद्वानों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि यह किसी एक व्यक्ति अथवा कई लोगों अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों का प्रतिफल था, जिसे इस घटना के पीछे प्रमुख तत्कालिक कारक माना जाता है। लेकिन सारे प्राप्त प्रमाण परस्पर विरोधी है। कांग्रेस की शुरुआत 100 वर्ष बाद भी इतिहासकारों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। और इसमें कह रहा सरकारी षड्यंत्र सिद्धांत, आप लोग देखिए सर पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास यहाँ पे आप लोग पढ़िए। आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए या फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? यह वही स्थायी बंदोबस्त है जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि से उगाई जाने वाली राजस्व को तय करने का एक समझौता था, जिसका पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कृषि विधियों और उत्पादकता और भारतीय ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक वास्तविकताओं पर दोनों पर ही दूरगामी परिणाम थे। अधिकारियों अधिकारियों को तो यह भी लगता था कि अगर ऐसा करेंगे तो छोटे किसान और भूमि के स्वामी दोनों को परेशान करके ब्रिटिश साम्राज्य को और भी अधिक बढ़ावा देंगे। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, देखा हर पॉइंट का जो भी आपके बुक में पॉइंट दिया था इसका, इन्हें मैंने आपको दे दिया है इसे, ताकि आप लोग अच्छा से पढ़े और भी अच्छा से समझें। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया का चर्चा कीजिए। तो ब्रिटिश का बंगाल विजय क्या है भाई, देखिए अंग्रेजों का बंगाल के साथ निरंतर संबंध 1630 के दशक में शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया गया। इसके बदले कंपनी बंगाल को 3000 वार्षिक दर से रुपया देते थे। 3000 रुपया का मतलब उस समय का 350 पाउंड होता था, जिस समय देखो सिर्फ वार्षिक दर से आप सोच लो, ये तो वार्षिक दर से 3000 ओनली दिया जाता था, और इसका मतलब होता था उस समय 350 पाउंड बंगाल को देती थी कंपनी। उस समय इस कंपनी का निर्यात अगर होता था, अगर इन्हें 3000 दिया जाता था तो इन्हें कमाता था वहां से कितना भाई, 50,000 पाउंड। मतलब सोच लो, यहाँ कहाँ 3000 रुपया और ये कहाँ 50,000 पाउंड। अब सोच लो, ये पाउंड यहाँ 350 पाउंड का होता है 3000 रुपया, लेकिन ये दे रहा था कमा रहा था 50,000 पाउंड, उन्हें दे रहा था सिर्फ 350 पाउंड। कितनी बड़ी अन्याय है। तो इन मूल्य से भी अधिक होती थी। इससे बंगाल के प्रांतीय सूबेदार खुश नहीं थे, क्योंकि इससे उनके राजस्व को भारी नुकसान होता था। अंग्रेजों ने अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से ही अंग्रेजों के व्यापारिक हितों और बंगाल के प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्ष के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जफर और कासिम ने शासन किया, परंतु वे नवाब की प्रभुसत्ता को कायम रखने में असफल रहे और अंततः शासन को नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है स्टूडेंट्स, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में ओडियर नामक राजा के द्वारा हुआ। इसके बाद उसी राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए, जिसका नाम है हैदर अली और टीपू।
इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। हैदर अली और टीपू दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली। बाकी आप लोग ये पढ़िए, यहाँ पर मैसूर का उत्थान, ये सब पढ़िए बुक से, ठीक है, अच्छा सा आराम आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 19वीं शताब्दी में ही जन आधारित लोकप्रिय आंदोलन और विद्रोहों के अतिरिक्त शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग में एक नवीन चेतना का विकास हो रहा था। मध्यम वर्ग में जागृत इस चेतना ने ही लोकप्रिय असंतोष को एक निश्चित दिशा प्रदान की और राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक बना। शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारतीय समाज पर एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली और इस जागरूक वर्ग ने उसमें सुधार करने के अत्यधिक प्रयास किया। अब देखो ये पेज नंबर 114 में आप लोग बुक के देखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ 11 है, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक, धार्मिक और सुधार आंदोलनों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। यह बात है तब की जब हमारे पूर्वजों के सामने कई सामाजिक प्रथाएं थी जो धर्म के नाम पर अपनाई जाती थी, लेकिन यह मानवीय मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। यह आंदोलन देश में प्रचलित सभी प्रकार की अमानवीय प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था। इसने भारतीय आबादी के हर समुदाय को जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानताओं और निरक्षरता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। आंसर है, भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद जो राज्य उभर के आया उसके बाद मूलभूत नियामक और संस्थागत ढांचे का आधार लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और संसदीय प्रणाली जैसे प्रमुख विचारकों ने प्रदान किया, जिनकी वकालत राष्ट्रवादियों द्वारा स्वाधीनता के बाद की गई। और इसे पढ़ना है 164 नंबर, पेज नंबर 164 में। ये जो मैंने आपको बुक का पीडीएफ दिया है ना भैया, ये तो पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से पॉइंट आने की पूरी संभावना है, सो ये सब पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ आता है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, हैदराबाद और मैसूर के स्वतंत्र राज्यों के रूप में उद्भव और विचार। बाकी उनका यहाँ पर लिख दिया गया है क्वेश्चन, ये पीडीएफ दे दिया गया हूँ, इसे पढ़िए ध्यान से, कोशिश किया पढ़ के समझने का। युद्ध और सेना, जो वर्ड्स में प्रॉब्लम होगा ना उसे आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करके समझ लेंगे, लेकिन समझिए ये पॉइंट जो दिया हो ना, ये बुक पीडीएफ इम्पोर्टेंट ही है। टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं करा पा रहा हूँ और कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द एक और वीडियो देने का जिसमें क्लियर मैं करवाऊंगा। 13, ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें तो उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया क्वेश्चन। 12, 13 उसके बाद आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो दिया गया ना पीडीएफ में 14, 15, 16 ये सब क्वेश्चन का यहाँ से आता है, टिप्पणी टाइप का असहयोग आंदोलन, ठीक है, टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन यहाँ पे अटैच किया गया है। उसके बाद आपका 16 नंबर में आता था ये क्वेश्चन, भारतीय विभाजन के लिए जिम्मेदार सांप्रदायिकता के विकास और आलोचना का परीक्षण कीजिए। तो ये सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास इसे यहाँ से पढ़ना है। 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या है, ये देखिए ऐसा ये कानून था। रोलेट एक्ट क्या था, कानून था। रोलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून है जो 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के शासन द्वारा उभरा। यह भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सोडियम समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रोलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध नियम 1919 था। इस कानून को बिना भारत की इच्छा से बनाने का यह कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। अब इसके पास तो शक्ति आ गई थी पूरे भारत में शासन करने का और फिर भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के जरिए अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये काला कानून था। लखनऊ संधि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता है जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। इसी समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता का उदय हुआ था जिसका नाम जिन्ना था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग लीग के साथ लखनऊ को संधि करवाया। लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों को फिर से मेल में हुआ। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रमुख निर्माता थे। यह संधि पूरा देश कभी नहीं भूलेगा और देश इस केसरी अखबार के नाम से इसे किसके लखनऊ संधि को केसरी अखबार के नाम से याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में उपयोगितावाद। ये आंसर हम लोग कर चुके हैं उपयोगितावाद वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखे थे। मुगल साम्राज्य और उसका पतन 18वीं शताब्दी का प्रारंभ, ये सब आप लोग देख लीजिए भैया। तो इस तरह से ये सभी जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने कराया। मैं कोशिश करता हूँ इसका और एक वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए जिसमें बिल्कुल क्लियर पीडीएफ दो और क्लियर क्वेश्चन आंसर रहे उसमें। ठीक है, बुक का कोई भी क्वेश्चन आंसर ना लो। तो इसमें लिया था, मुझे जरूरी लगा, तो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाने का इसका। तो ये पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, जाइए टेलीग्राम में डाउनलोड कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, ये इंस्टा है जहाँ पे आप लोग जाके कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में तय रखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जहाँ से प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।